Hello everyone and I welcome you all to today's lecture, and in this lecture we will discuss about electric current. So first of all, what is electric current? So electric current को हम define करते हैं, it is the rate of flow of charge. ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं कैसे होगा इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले तो इसका सिंबल जो होता है I, इसका सिंबल होता है, सिंबल इज I से अपन इसको डिनोट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज एम्पियर, एम्पियर। इसकी SI यूनिट एम्पियर है, इसको आप एम्पियर AM या A से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो होता कैसे। तो मान लो ये तुम्हारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। थिंक ऑफ लाइक अ वायर, थिंक दिस इज अ वायर जिसको मैंने ऐसे कट किया। तो वायर को ऐसा कट किया तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, सर्कुलर ही तो दिखेगा। और यहां पर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है जो इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो करंट को हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम यहां पर करंट को डिफाइन करेंगे, हमारा आई जो यहां पर होगा वो होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन चार्ज, मतलब चार्ज जितना यहां से पास किया, चार्ज पास्ड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कितना टाइम में पास किया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो कितना चार्ज इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने टाइम में पास किया उसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है, ये बिल्कुल ही तुम्हारे स्पीड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, है ना, वैसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब करंट की क्या खास बात है कि करंट इज अ कैसे क्वांटिटी होनी चाहिए, करंट स्केलर या वेक्टर, बताओ। करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तो तुम सोच रहे हो कि करंट वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट इट इज नॉट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलर। सी देखो, करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तुम्हें लग रहा होगा ये वेक्टर होना चाहिए, पर इट इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज इट डजंट सैटिस्फाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या है ये जो है ना, फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस। कि अगर मेरा दो वेक्टर होता है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनके बीच में ये एंगल कुछ थीटा है, तो जो नेट वेक्टर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट वो इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा, दोनों का रिजल्टेंट इन एंगल पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट ए प्लस बी नहीं होगा, इनका रिजल्टेंट ए प्लस बी नहीं होगा, इनका रिजल्टेंट ए और बी और साथ में कुछ एंगल वाला कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, बट करंट के केस में ऐसा नहीं है। मान लो if you have a wire like this and if you have another wire like this and both are meeting at this junction and there is a third junction which is drawing this, so let us say कि इधर से I1 करंट आ रहा था, इधर से I2 करंट आ रहा था, और ये एंगल तुम कुछ भी रखो, नो मैटर इट इज एनीथिंग, 0, 90, 10, 20, 100, 200, जितना रखना है रखो, हर बार जो रिजल्टेंट था यहां से, हर बार जो रिजल्टेंट इधर आ रहा था वो I1 प्लस I2 ही आ रहा था। ठीक है, इट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू करंट्स, इनकमिंग करंट। सो इट इज, दैट इज व्हाई ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो मैंने तुम्हें बताया अभी ये रिजल्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। और ये किरचॉफ्स का पहला लॉ ही एक तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, कि किसी भी जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। ऐसा क्यों, इसको आप बहुत ही इजीली यहाँ पे समझ सकते हो। तो देखो करंट क्या था, मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज करंट, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, तो चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिवली चार्ज आयंस है कि नहीं।
चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट से नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हुआ, या पॉजिटिव जो आयन तुम्हारा बचता है उसके मूवमेंट से पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हुआ। तो देखो ये तो कुछ क्वांटिटी है ना भाई। अगर मान लो यहाँ से I1 करंट है, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है पर यूनिट टाइम। उसी तरह से एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है पर यूनिट टाइम। और इधर से कितना आएगा, जितना आयन आएगा उतना ही आयन बाहर जाएगा ना। देयर इज ऑलवेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? देयर इज ऑलवेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप आयंस अपने मन से क्रिएट नहीं कर सकते ना। अगर ये इसके इक्वल नहीं होता, समझो इसको, अगर ये इसके इक्वल नहीं होता, इसका क्या मतलब होता कि इधर से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज आ रहा है, मान लो इधर से मान लो 1 सेकेंड में 2 कूलम्ब चार्ज आ रहा है, तो इधर करंट कितना होगा? 1 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकेंड। इसका मतलब यहां से 1 एम्पियर करंट आ रहा है। इधर से 2 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब 2 एम्पियर चार्ज। देखो चार्ज करंट की डेफिनेशन है ना, चार्ज बाय टाइम, यानी कि कूलम्ब बाय सेकेंड। तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है। तो अगर यहाँ से 1 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है और इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली किसी भी हाल में इधर जो करंट होगा इट शुड बी इक्वल टू 3 एम्पियर। अगर ये 3 एम्पियर नहीं हुआ तो क्या होगा? इफ इट इज नॉट 3 एम्पियर देन सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड इन हियर, यहां जो कि पॉसिबल नहीं है। आप चार्ज को स्टोर कैसे करके रख सकते हो? चार्ज को तो हमेशा मूव करना है, ये तो मूव कर रहा है, इसको तो मूव करते ही रहना होगा। आप चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, आप चार्ज अपने मन से क्रिएट भी नहीं कर सकते, है ना? देखो आपने पढ़ा था ना मैटर के लिए, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से चार्ज का भी सेम फंडा है, क्योंकि चार्ज तो हर मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हर मैटर में चार्ज है। तो चार्ज को भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? आप बस ट्रांसफर कर सकते हो इधर से उधर, समझ रहे हो? तो चार्ज अगर क्रिएट नहीं हो सकता, अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो जितना चार्ज आ रहा था उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। यानी कि 1 कूलम्ब 1 सेकेंड में आ रहा था, इधर से 2 कूलम्ब 1 सेकेंड में आ रहा था, तो नेट इधर से 3 कूलम्ब पर सेकेंड बाहर जाना होगा। और 3 कूलम्ब पर सेकेंड का मतलब ही तो 3 एम्पियर है कि नहीं? तो देखो हर हाल में करंट हमेशा ऐड होगा, समझे? तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। मैं आपको किरचॉफ्स लॉ अगले एक क्लास में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि किरचॉफ के 2 लॉ थे वो क्या क्या है, ठीक है? पर अभी के लिए ये किरचॉफ लॉ है, ये याद रखना हमेशा कि किसी भी जंक्शन पर, मान लो ये जंक्शन है, यहां से ऐसे 3-4 डायरेक्शन में मान लो करंट आ रही है, तो रूल क्या है हमारा? नेट इनकमिंग करंट। रूल मैं लिख देता हूं, नेट इनकमिंग करंट जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। समझ गए? यही हमारा रूल है। तो देखो अगर मान लो यहां से I1, I2, I3, I4 4 करंट अंदर आ रहे हैं और यहां से अगर 2 करंट बाहर जा रहा है, दैट इज I5, ठीक है, और I6, तो इसका यह मतलब है कि हमारा जो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 की वैल्यू होगी वो I5 प्लस I6 के इक्वल होगा। नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। क्लियर? ये लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक सवाल करते हैं करंट का कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है पहले कि a body having charge q is moving with a constant speed v around the circular orbit of radius r, ठीक है? And then find the current associated with it. So first of all, one important point for any question of physics, आपको पहले उसका डायग्राम बनाना है। सिचुएशन है क्या उसको विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है सिचुएशन ये कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है रेडियस r का, ठीक है? एक सर्कुलर ऑर्बिट है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो है नहीं, सर्कल तो मैं बनाता हूं ओवल, ठीक है, माफ करो। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसपे कि एक चार्ज पार्टिकल q मूव कर रहा है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड ऑफ v, कांस्टेंट स्पीड v से ये मूव कर रहा है इसके चारों तरफ। तो हमें इस से एसोसिएटेड करंट निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं,
करंट की डिफिनीशन क्या थी? चार्ज पासिंग थ्रू अ एरिया पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना? तो देखो हम अपना एरिया इसको मानते हैं, मान लेते हैं ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस एरिया से जितना चार्ज पास कर रहा है, तो एक बार जो चार्ज यहां से स्टार्ट करेगा मूव करना, तो वो कितनी देर के बाद घूम के वापस यहां पे आएगा? अगर ये बॉडी एक सर्कुलर मोशन में है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है वो v से, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड t होगा क्या? निकाल सकते हो क्या? बताओ। तो टाइम पीरियड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड इज कांस्टेंट, तो 2 पाई r बाय v, यही तो होगा। बोलो टाइम पीरियड। तो इतने समय के बाद अगर वो यहां से स्टार्ट करे, चार्ज अगर यहां से स्टार्ट करे, तो इतने समय के बाद वो वापस घूम के यहां से आएगा। तो इस सरफेस को चार्ज Q ने पास किया, चार्ज तो Q है ना बच्चे, तो चार्ज Q ने पास किया और पास करने में टाइम कितना लगा? तो I को मैंने बताया था ना, Q by T बोल सकते हो ना I को, तो Q दिया ही हुआ है, Q is Q, वो तो गिवन है। टाइम क्या है? टाइम इज 2 pi r by v। तो ये करंट इसमें एसोसिएटेड होगा। समझ गए? क्लियर? काफी सिंपल है, समझ गए ना? ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे एक और सवाल करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, जिससे कुछ चार्जेस पास कर रही होंगी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो Q होता है। अपने को नहीं पता कितना चार्ज पास कर रहा है, पर अपने को ये पता है कि सरफेस से 1 एम्पियर चार्ज पास कर रहा है। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है? Q by T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अपने को पता है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? इफ द करंट इज 1 एम्पियर इट मींस 1 कूलम्ब चार्ज इज पासिंग इन 1 सेकेंड। समझ रहे हो? 1 कूलम्ब आपको यहां से पास कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है? 1 कूलम्ब पास कर रहा होगा इन 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो यहां से 1 कूलम्ब पास कर रहा होगा 1 सेकेंड में, यही तो मतलब है। क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे 2 कूलम्ब पास करता 1 सेकेंड में, तो चार्ज कितना हो जाता? 2 एम्पियर हो जाता। तो 2 कूलम्ब इन 2 सेकेंड, तो ओवरऑल इसका यही मतलब है ना कि 1 कूलम्ब इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में पर सेकेंड 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है। तो यहां से जो Q पास कर रहा है पर सेकेंड, Q पर सेकेंड इज 1 कूलम्ब। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था Ne बराबर होता है Q, और Q हमारे पास दिया 1 कूलम्ब। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे इस सरफेस को, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे इस सरफेस को पर सेकेंड, पर 1 सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस को पास कर रहे होंगे। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है। अगर मैं वैल्यू लेता एक्चुअल माइनस के साथ तो ये नेगेटिव आता। इसका क्या मतलब है? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि अगर करंट का डायरेक्शन ये है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तभी करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अज्यूम्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, conventionally it has been assumed that electric current will always be in the direction of flow of positive charges. So electric current will always in the opposite direction of the motion of electrons. तो ये हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ईस्ट की तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो करंट हमारा वेस्ट की तरफ होगा, और अगर करंट तुम्हारा ईस्ट की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन वेस्ट की तरफ होगा।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड इन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ये था क्वेश्चन हमारा। इसी तरह से हमने करंट को भी देख लिया। अगले क्लास में हम देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।